हेलो दोस्तों, हाजिर हुए एक ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवी के साथ जो कि आपको एंटरटेनमेंट की फुल डोज देने वाली है। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है एक ऑक्शन से, जहां पर हमारे मेल लीड श्वान मौजूद थे और उनका सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस ऑक्शन में पेश की जाने वाली है। इसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून का वो नेकलेस भी मौजूद है जिसको हम पिछले 10 सालों से तलाश कर रहे थे और बिलाखिर आज आप इसको हासिल करने वाले हैं। श्वान को वो एक्सीडेंट याद आने लगा जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा बन चुका था। वो याद करता है कि किस तरह उस एक्सीडेंट में उसके सभी फैमिली मेंबर्स ने अपनी जिंदगी को गवा दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था उसके ड्राइवर ने श्वान की मॉम के हाथ में मौजूद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का वो नेकलेस भी चोरी कर लिया था जो उसके खानदान की सबसे बड़ी निशानी थी। श्वान माजी की यादों से बाहर आता है तो होस्ट अनाउंस कर रहा था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये नेकलेस बहुत ज्यादा कीमती है। इसकी बोली 50 मिलियन युआन से स्टार्ट होने वाली है और ये कि इस नेकलेस को एक इंटरनेशनल डिजाइनर ने बहुत बारीक बीनी के साथ डिजाइन किया है। 50 मिलियन युआन से स्टार्ट होने वाले नेकलेस की बोली 200 मिलियन युआन में बेच दिया गया था, लेकिन श्वान को तो जैसे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी श्वान का सेक्रेटरी उसे कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, हमें इसे खरीदना भी नहीं था बल्कि हमारा टारगेट तो कुछ और है। तभी होस्ट अनाउंस करने लगा कि हमारे ऑक्शन की लास्ट आइटम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसकी आज 18th बर्थडे है। एक खूबसूरत अनछुई लड़की जिसको आप में से हर कोई खरीदना चाहेगा, लेकिन उसकी बोली 50 मिलियन युआन से स्टार्ट होती है। स्टेज पर मौजूद ये मासूम और बेबस लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे मूवी की फीमेल लीड योंग थी जिसकी 50 मिलियन युआन से स्टार्ट होने वाली बोली अब 200 मिलियन युआन तक पहुंच चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ सेक्रेटरी श्वान को बता रहा था कि इस लड़की का ताल्लुक फैंग फैमिली से है। उनकी पूरी फैमिली को लैप्स हो चुकी है और इनकी कंपनीज भी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। मेरी इनकी फैमिली पर गहरी नजर होती है इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये लड़की पिछले 3 महीनों से गायब थी। मैं भी कहूँ कि पता नहीं ये कहाँ चली गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फैंग फैमिली इसके साथ ये सब करेगी। श्वान 300 मिलियन युआन की बोली लगाकर उस लड़की को खरीदने वाला था, तभी सेक्रेटरी कहने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि इनकी फैमिली के साथ आपकी कितनी गहरी दुश्मनी है। जिसके जवाब में श्वान कहने लगा तुम ये भी याद रखो कि ये लड़की अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो जिंदा है या मुर्दा इसको ये भी पता नहीं होगा। हमारी दुश्मनी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, स्पेशली तब जब इसकी फैमिली को पता चलेगा कि ये मेरे पास है। सेक्रेटरी कहने लगा कि आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं। इसके डैड ने बैंकरप्सी के बाद बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जबकि इसकी मॉम का दिमाग खराब हो चुका है। पीछे सिर्फ यही बस्ती है जो पिछले कुछ महीनों से पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन मैंने सुना है कि फैंग फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उस सब के पीछे इसी का हाथ था। लेकिन बिल आखिर श्वान 300 मिलियन युआन की रकम में योंग को खरीद लेता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम योंग को देखते हैं जो एक बेडरूम में मौजूद थी, जहाँ पर उसकी आंखों पर ब्राइट स्पॉट जबकि उसके हाथों में हैंडकफ मौजूद थे। इतने में श्वान वहाँ आकर योंग से पूछने लगा मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक होगी मिस योंग। जिस पर योंग पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। श्वान कहने लगा मैं जो कोई भी हूँ तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए इतनी बात काफी है कि तुम पूरी की पूरी मेरी हो। योंग उसे कहने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो, जिस पर श्वान कहता है कि क्या तुम भूल चुकी हो मैंने तुम्हें पूरे 300 मिलियन युआन में खरीदा है। जिस पर वो कहने लगी मैं तुम्हें ये सारे पैसे वापस कर दूंगी पर प्लीज मुझे जाने दो। श्वान उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी पूरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है और उसके बाद तुम्हें एक ऑक्शन में पेश किया गया, लेकिन तुम मुझे कह रही हो कि तुम मुझे 300 मिलियन युआन वापस कर दोगी। इसके साथ ही श्वान योंग के करीब आने के लिए अपने बटन खोलने लगा तो योंग अपने बालों में मौजूद नाइफ निकालकर उसे अटैक करती है, जिस पर वो कहने लगा कि क्या तुमने आज तक कोई छोटी बीमारी है जो मुझे मार दोगी। इसके साथ ही वो योंग को बेड पर गिराकर उसके करीब आकर कहने लगा कि मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो, क्योंकि अगर मेरा पेशेंस खत्म हो गया तो तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ करूंगा, और वैसे भी तुम्हारे इस नाजुक से बदन को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी कर सकोगी। इतने में श्वान को अपने कान में सेक्रेटरी की आवाज आती है जो उससे कह रहा था कि प्लीज इस तरह की पर्सनल बातें मत करो, मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ इसलिए ये बातें सुनना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। श्वान अपने कान में मौजूद एयरपोर्ट फेंकते हुए योंग का गला दबाकर उसे कहने लगा तुम्हें क्यों लगा था कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। योंग उसे माफी मांगने लगी और उसे कहती है कि प्लीज ये सब मत करो, जिस पर श्वान अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा तो योंग चीखने लगी। वो इशारा करके योंग को चीखते रहने के लिए कहता है और साथ ही रूम में मौजूद कैमरा उठाकर उसे पानी में फेंक कर डेड कर देता है। योंग पूछने लगी आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, जिसके जवाब में श्वान कहता है कि अगले 2 घंटे तक हमें अपने कैरेक्टर्स में रहना होगा, लेकिन खैर अब इस रूम में कैमरास नहीं है इसलिए तुम थोड़ा इजी फील कर सकती हो। इसके साथ ही श्वान योंग को अपने करीब लाते हुए कहने लगा मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ लव बाइट्स की जरूरत है, आखिर हमें प्यार की निशानी भी दिखानी होगी। श्वान अपने हाथों से उसके गर्दन पर चूंटियां काटने लगा तो योंग उसके हाथ पर बाइट करते हुए बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद श्वान शावर लेकर बाहर आता है तो योंग उसे पानी देते हुए कहने लगी तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मेरे साथ कोऑपरेशन के लिए थैंक्स।
श्वान उसका दिया हुआ पानी पीने लगा तो योंग सोचती है कि किस तरह उसने इस पानी में ड्रग्स मिलाई थी। तभी श्वान को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो जाता है। इसी सब का तो योंग का इंतजार था। तभी वो श्वान की पिस्टल और उसकी कुछ और चीजें उठाकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन इसके जाते ही श्वान आंखें खोलकर कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो मेरे आगे। नेक्स्ट सीन में श्वान को दिखाया जाता है जिसके सामने योंग को पेश किया गया और सिक्योरिटी गार्ड्स कहने लगे कि आप इसके साथ जो कुछ चाहे कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसकी सारी चालाकी आज की आज ही निकाल दो, लेकिन श्वान सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उनके जाने के बाद योंग से कहने लगा, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था, काफी ऑडेशियस हो तुम जो मुझे ड्रग्स देने की हिम्मत कर ली तुमने। योंग कहने लगी कि मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो, इसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। श्वान योंग को अपने साथ खड़ा करते हुए कहने लगा कि तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो, मुझे पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तुम्हें ये याद रखना चाहिए था कि ये सारा एरिया उन लोगों के कंट्रोल में है और तुम मुंह उठाकर यहाँ से भागने के लिए चल पड़ी। क्या यहाँ से भागना इतना आसान है? इसके साथ वो 3, 2, 1 कहते हुए फायरवर्क्स शुरू होने पर उसे फायरवर्क्स एंजॉय करने के लिए कहता है। अचानक से एक ब्लास्ट की आवाज आती है जिस पर श्वान योंग को प्रोटेक्ट करने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों इस बिल्डिंग से बाहर मौजूद थे। उस एरिया से काफी दूर आने के बाद श्वान गाड़ी रोककर योंग से कहने लगा कि तुम अब उन लोगों की गिरफ्त से बाहर जा चुकी हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। जिसके जवाब में योंग कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और न ही मेरे पास पैसे हैं। जिस पर श्वान कहने लगा कि उस बारे में तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। इसके जवाब में श्वान कहने लगा कि देखो उन लोगों को पूरा यकीन होगा कि तुम उस आग में जलकर मर चुकी हो, कोई नहीं जानता कि तुम जिंदा सलामत हो। इसके साथ ही श्वान योंग को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट खरीद दी है और कुछ कैश देते हुए कहने लगा कि ये तुम्हारे लिए 2 लाख युवान का कैश है जो तुम्हारी पूरी डिग्री की फीस देने के लिए काफी होगा। कैश के साथ ही श्वान योंग को मोबाइल फोन भी देता है जिस पर योंग पूछने लगे कि आखिर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली मैं तुम्हारा फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। इस दौरान श्वान को पास में अपनी ट्रेनिंग के दौरान गुजारे हुए सख्त लम्हात याद आने लगे। योंग गाड़ी से उतरती है तो उसे खतरा था कि कहीं श्वान मेरा निशाना न बना रहा हो। जिस पर श्वान अपने पिस्टल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि ये बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए तुम डरो मत। लेकिन वहाँ से जाने से पहले योंग श्वान की पिक्चर लेना बिल्कुल भी ना भूली। सीन में हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जब योंग अपने यूनिवर्सिटी क्लास में इंटर हो रही थी। तभी उसकी क्लासमेट्स उसे बुली करने लगी और उसे कहती हैं कि देखो जरा इसे, इसका बाप एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया था। उसके डैड ने इतने इलीगल काम शुरू कर रखे थे कि बाद में उसमें मीडिया और लोगों को सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। तभी तो उसने बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये सब बातें योंग को दोबारा से उसका पास्ट याद दिलाती है जब उसके डैड के ऑफिस में एंटी करप्शन टीम ने रेड मारी थी। उसके डैड न सिर्फ फ्रॉड एंड फंड रेजिंग एक्टिविटीज में मुलविस थे बल्कि उन्होंने अपने ऑफिस में बहुत सारी इलीगल रिक्रूटमेंट्स भी कर रखी थी। योंग को याद आता है कि उसी दिन जब वो अपने घर में टीवी देख रही थी तो न्यूज में उसको पता चलता है कि उसके डैड ने अपने ऑफिस की बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी है और ये सदमा उसकी मॉम के लिए बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन अचानक से क्लास में इंटर होने वाले प्रोफेसर की आवाज योंग को उसके पास से निकालकर उसके प्रेजेंट में लाती है। तभी प्रोफेसर कहने लगे कि आपको अपनी क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि आपको कभी भी किसी को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। इसके बाद प्रोफेसर जू अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर बताने लगे कि बहुत जल्द आप लोगों का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि आप सब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो। सभी स्टूडेंट्स जा चुके थे। तभी प्रोफेसर जू योंग के पास आकर उसे अपने साथ आउटिंग पर चलने के लिए कहते हैं। जिस पर योंग इनकार करते हुए कहने लगी कि मुझे अपनी स्टडीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। प्रोफेसर इंसिस्ट करते हुए कहने लगे कि मैं स्टडीज में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर योंग इनकार करते हुए कहने लगी कि आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी मॉम अकेली है, मुझे उनकी केयर करनी पड़ती है। इसके जवाब में प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें अकेले मैनेज करना यकीनन मुश्किल होता होगा, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मॉम की केयर करूँ। लेकिन योंग उन्हें मना कर देती है। योंग अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहने लगी कि प्रोफेसर जू कब से तुम्हें अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर तुम उनके साथ कमिटमेंट कर क्यों नहीं लेती। जिस पर योंग कहने लगी कि मैं ऐसे किसी भी चीज के लिए रेडी नहीं हूँ और वैसे भी मेरा पास्ट इतना दागदार है कि आज नहीं तो कल प्रोफेसर जू भी मुझे छोड़ देंगे। योंग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुमने मिसेस जॉन से बात की। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ मैंने उनसे बात कर ली है, लेकिन मुझे लगता है योंग कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पीछे हट जाओ। इसके जवाब में योंग कहने लगी कि तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, मिसेस वान की फैमिली में कोई भी नहीं है, सिर्फ वो और उनका एक छोटा सा बेटा है। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं जो 2 साल बाद चाइना वापस आ चुका था। तो गाड़ी में बैठता है। तभी डिक्टेटर उसे कहने लगा, अच्छा ही किया जो तुम वापस चाइना आ गए। क्या तुम जानते हो पिछले 2 साल से ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेताबी से तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रही थी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ तुम्हारी वजह से पेंडिंग पर है। जिसके जवाब में श्वान कहने लगा कि फिलहाल तो मैं अपने कुछ पर्सनल मैटर सॉल्व करना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में श्वान योंग से मिलने के लिए उसके घर के सामने मौजूद था। तभी वो देखता है कि यूनिवर्सिटी से वापसी पर योंग अपने घर में इंटर हो रही थी। अभी उसने ठीक से योंग का दीदार भी नहीं किया था कि वो देखता है कि ऊपर खड़ा एक आदमी योंग पर अटैक करने वाला है।
तभी श्वान चिल्लाकर कहने लगा कि अगर इतने ही मर्द हो तो मुझसे मुकाबला कर लो, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। योंग अपने एयरपोर्ट से उठाकर देखती है कि क्या किसी ने मुझसे कुछ कहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, तो वो अंदर चली गई। जबकि योंग के जाने के बाद किलर का सामना अब श्वान से था और वो दोनों एक दूसरे को अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखा रहे थे। काफी देर के मुकाबले के बाद श्वान उस आदमी को बहुत अच्छा सबक सिखा चुका था और साथ ही डिक्टेटर को बताता है कि योंग पर अटैक करने के लिए यहाँ पर एक आदमी आया था। इसके जवाब में डिक्टेटर कहता है, इसका मतलब है कि तुम्हारा पर्सनल मैटर कुछ और नहीं बल्कि तुम अपने प्यार को बचाने के लिए आए थे। जिसके जवाब में श्वान उसे बताता है कि इस आदमी के बाजू पर एक आंख का टैटू बना हुआ है, यकीनन इसका ताल्लुक किसी ऑर्गेनाइजेशन से होगा। जिस पर डिक्टेटर कहता है कि ठीक है, मैं पता करवा लूंगा। इसके बाद श्वान दोबारा से आकर गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है और योंग का इंतजार करने लगा। इसी इंतजार के दौरान सारी रात बीत चुकी थी, लेकिन सुबह होते ही श्वान वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में योंग को दिखाया जाता है, जो इस वक्त मिसेस वांग के घर के बाहर मौजूद थी और उनसे कहने लगी कि एक्चुअली मेरे फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आपके बेटे को मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मिसेस वांग योंग को वेलकम करते हुए अंदर आने के लिए कहती है। योंग बच्चे को पढ़ाते हुए कुछ देर बाद कहने लगी कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं वापस आती हूँ। अभी मिसेस वान से मिलने के लिए श्वान आता है, जिसकी पीठ देखते हुए योंग सोचने लगी कि ये आदमी इतना देखा बाला क्यों लग रहा है, लेकिन खैर मुझे क्या, मुझे अपने टारगेट पर फोकस करना है। योंग स्टडी में जाकर वहाँ की तलाशी लेना शुरू कर देती है और मन ही मन में कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिस चीज की मुझे तलाश है वो इस स्टडी में मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ मिसेस वान श्वान से कहने लगी कि जिस नेकलेस के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था वो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन याद रखो कि ये बहुत ज्यादा कीमती है, इसे खराब बिल्कुल भी मत करना। श्वान कहने लगा कि इस बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और उनसे पूछता है कि इतना कीमती नेकलेस आप क्यों बेचना चाह रही हैं। लेकिन फिर खुद ही अपने सवाल को इग्नोर करते हुए कहने लगा कि एक्चुअली मुझे वॉशरूम यूज करना है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ, और वो भी वॉशरूम के बहाने स्टडी में घुस जाता है। स्टडी में श्वान की आवाज सुनते ही योंग एक इनर दरवाजे के अंदर छुप जाती है, जबकि श्वान तलाशी लेते हुए कह रहा था, मुझे पूरा यकीन है कि वो चीज यहीं पर मौजूद होगी जिसकी मुझे तलाश है। कुछ देर बाद श्वान को मिसेस वान की आवाज आती है तो वो वहाँ से चला गया। तभी योंग सोचने लगी कि आखिर श्वान यहाँ पर क्या कर रहा है। बाहर आते ही श्वान अपना कार्ड मिसेस वान को देते हुए कहने लगा कि इसमें 200 बिलियन युवान मौजूद है, आप ट्रांजैक्शन खुद ही कर लेना। और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट कार्ड देते हुए कहने लगा कि इसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं कि हम दोनों सिर्फ ज्वेलरी खरीदने या बेचने के लिए एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करें। मिसेस वान के घर से निकलते ही श्वान अपने डिक्टेटर से कहने लगा कि मिसेस वान के घर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, स्पेशली उनकी स्टडी में। जब मैं उनकी स्टडी की तलाशी लेने के लिए गया तो मुझसे पहले ही कोई वहाँ पर जा चुका था। कुछ भी कहो, कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी जरूर मिसेस वान की इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। मेरा ख्याल है ये उनके बेटे की ट्यूटर है जिसका नाम जैन है, वो रोजाना उनके घर में आती है, यकीनन वो उस बच्चे से भी बहुत ज्यादा घुल मिल गई होगी। डिक्टेटर कहने लगा कि इस बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें आगे की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। इस वक्त तुम्हें मिस्टर लू पर फोकस करना है, जो एक बहुत बड़े कसिनो के ऑनर है। उनकी वाइफ को शक है कि उनके हस्बैंड उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं और ये कि उनके हस्बैंड अपने सारे एसेट्स किसी और लड़की के नाम करने वाले हैं। उनसे मिलने के लिए तुम्हें उनके कसिनो जाना होगा, लेकिन याद रखना कि वहाँ पर पहले से ही कुछ और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम योंग को देखते हैं, जो मिस्टर लू से मिलने के लिए उनके कसिनो आती है और उनको सिड्यूस करने की कोशिश करने लगी। जबकि ये सब देखकर श्वान काफी शॉक हुआ, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर मिस्टर लू के साथ मौजूद था, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में योंग कुछ भी नहीं जानती थी। योंग की खूबसूरती ने मिस्टर लू को काफी इम्प्रेस कर दिया था। तभी मिस्टर लू श्वान को डाइस शेक करने के लिए कहता है और उसे कहने लगा कि जिसका डिजिट सबसे छोटा होगा वो जीतने वाला है। इतने में योंग की नजर श्वान पर पड़ती है तो वो काफी हैरान होगी, क्योंकि उसने कम से कम श्वान को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। श्वान मिस्टर लू के साथ बैट लगाता है, जो श्वान ने जीत लिया। तभी मिस्टर लू को उसका आदमी कहने लगा, मुझे लगता है कि ये नई लड़की आपके लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है, बल्कि ये तो मिस्टर श्वान के लिए लकी नजर आ रही है। इस पर मिस्टर लू कहने लगा कि मैं अपने इस गेम में बहुत पुराना हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं अपने मुखालिफ की हार और जीत दोनों को तस्लीम करता हूँ। अगर ये लड़की उसके लिए लकी है तो मैं ये लड़की मिस्टर श्वान को ही देना चाहूंगा। मिस्टर लू के कहने पर योंग श्वान के पास आ जाती है, लेकिन उसके पास आने से पहले ही कहने लगी कि मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पर श्वान कहने लगा कि ठीक है, तुम अपना टाइम ले सकती हो। लेकिन योंग वॉशरूम जाती इससे पहले ही श्वान उसे रास्ते में रोक लेता है और उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें इतने पैसे तो दे ही दिए थे कि तुम 4 साल तक गुजारा कर सको, तो फिर अपने आप को बेचने की क्या जरूरत थी। योंग मन ही मन में सोचने लगी कि क्या तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें सोचते हो, लेकिन उसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लेक्चर देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी कितनी कंफ्यूज है। मुझे तो समझ ही नहीं
आती कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। योंग की बातों ने श्वान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। तभी वो कहने लगा कि अगर तुमने खुद को बेचना ही है तो तुम्हें खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ, और उसे जबरदस्ती उठाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में श्वान योंग को लेकर एक बेडरूम में आ चुका था और उसे कहने लगा कि क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी इसलिए बचाई थी कि तुम दोबारा से इस दलदल में खुद को फंसाना शुरू कर दो। श्वान उसके करीब होने लगा तो वो चिल्लाकर कहने लगी कि देखो, मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ अपने डैड का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन श्वान उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे डैड को किसी ने नहीं मारा था बल्कि उन्होंने खुदकुशी की थी। जो एक दफा फिर श्वान को जल्दी से रोकते हुए कहने लगी कि मेरे डैड ने सुसाइड नहीं की थी, वो इतने कमजोर दिल के मालिक नहीं थे कि एक छोटी सी रेट पर सुसाइड कर लें। और फिर अचानक से मेरी मॉम का दिमाग खराब हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ नेचुरल और नॉर्मल है। जिस पर श्वान पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। योंग कहने लगी कि मैं कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे अपने डैड का बदला लेना है। किससे लेना है मैं ये भी नहीं जानती, कैसे लेना है मुझे ये भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं था। श्वान उसे कहने लगा कि देखो, तुम्हारी एज इतनी नहीं है, तुम अभी एक छोटी सी बच्ची हो, इसलिए खुद को ज्यादा उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर योंग कहने लगी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी एज 20 साल है, जो कि एक अच्छी खासी एज होती है। मुझे लगता है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं आराम से कर सकती हूँ। लेकिन श्वान उसे सख्ती से वार्न करते हुए कहने लगा कि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी स्टडीज पर फोकस करो, ना कि अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दो। नेक्स्ट सीन में श्वान को दिखाया जाता है जो शावर लेकर बाहर आया था तो योंग उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगी और उससे पूछती है कि ये जख्म तुम्हें कैसे आए। जिस पर श्वान कहने लगा कि तुम अपने काम से काम रखा करो। योंग श्वान से पूछने लगी कि तुम क्या काम करते हो। जिस पर वो बताने लगा कि मैं एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ और आजकल मिस्टर लू ने अपने कसीनो की हिफाजत के लिए मुझे हायर किया हुआ है। योंग श्वान से कहती है कि अगर अपने डैड की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं तुम्हें हायर करूं तो क्या तुम उनके दुश्मनों को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। जिस पर श्वान को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा, मैंने तुम्हें एक दफा मना किया तो तुम मना क्यों नहीं हो जाती। तुम्हें और कितनी दफा कहना पड़ेगा कि इन सारी बातों को अपने जहन से निकाल कर अपने फ्यूचर पर फोकस करना शुरू करो। जिस पर योंग टॉपिक चेंज करते हुए उसे कहने लगी कि आज तुमने मुझे मिस्टर लू से बचाया था, उसके लिए थैंक्स। योंग जाने लगी तो श्वान उसे कहता है कि याद रखो, मैं हर बार तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। जा चुकी थी तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है जो श्वान को बताता है कि ये लड़की आपके साथ कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही है। जिस पर श्वान कहने लगा कि ये सब उसे सूट करता है, इसलिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके साथ ही सेक्रेटरी श्वान को बताने लगा कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। श्वान कहने लगा कि ठीक है, उसे अंदर भेजो। लेकिन शेन के आते ही श्वान अपने हाथ में मौजूद गिलास जमीन पे मार देता है। श्वान शेन से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम इस तरह के गुल खिलाती फिरोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जिस पर वो कहने लगी कि वो लोग मेरे गेस्ट थे, मैं उनको नाराज नहीं कर सकती थी, और वैसे भी वो लीडर का ऑर्डर था। तुम अच्छे से जानते हो कि लीडर के ऑर्डर को हम इस तरह से नहीं टाल सकते। जिस पर श्वान कहने लगा कि लीडर का नाम लेकर मुझे प्रेस करने की कोशिश मत करो और यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी दोबारा से श्वान के पास आ जाता है। जिस पर श्वान उससे पूछने लगा कि क्या मिस्टर लू के बारे में मजीद कुछ पता चला है। तो सेक्रेटरी कहने लगा कि हाँ, मैंने उनका फोन हैक किया था, लेकिन उनके फोन में कुछ भी नहीं है, ना चैट हिस्ट्री, ना कॉल हिस्ट्री, इवन किसी लड़की की पिक्चर तो छोड़ो, अपनी खुद की कोई पिक्चर नहीं है उनके फोन में। तभी सेक्रेटरी को एक मैसेज आ जाता है। एक्चुअली वो मैसेज मिस्टर लू का था, लेकिन मिस्टर लू के फोन को हैक करने की वजह से उनके सारे मैसेजेस सेक्रेटरी को रिसीव होने वाले थे। वो मैसेज मिस्टर लू को उनकी फ्रेंड ने किया था, जिन्होंने मिस्टर लू को पाजामा पार्टी में इनवाइट किया था। जबकि दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जो इस वक्त मिस्टर लू और उनकी वाइफ की कन्वर्सेशन सुन रही थी। मिस्टर लू अपनी वाइफ से कह रहे थे कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। मिस्टर लू अपनी वाइफ को टाइम और लोकेशन बताते हैं जहाँ पर उन्हें मीटिंग के लिए जाना था, और ये सब कुछ योंग नोटिस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम योंग को देखते हैं जो इस वक्त मिस्टर लू की पार्टी में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गार्ड्स उसे रोकते हुए कहने लगे कि जो ड्रेस आपने पहना हुआ है ये हमारी पार्टी थीम से मैच नहीं करता। इस पर योंग उनसे सीजर लेकर अपनी ड्रेस काटते हुए कहने लगी, मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको मेरी ड्रेसिंग अच्छी लग रही होगी, क्या मैं जा सकती हूँ। तो गार्ड्स उसकी तारीफ करते हुए उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। योंग के अंदर आने पर श्वान के चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट ने शेन को काफी गुस्सा दिला दिया था, और वो मन ही मन में सोचने लगी कि मुझे देखकर तो कभी भी इसने इस तरह से स्माइल नहीं की। नेक्स्ट सीन में बार में मौजूद एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि उस दिन मैं मिस्टर लू से मिलने के लिए आई। एक्चुअली मुझे उन्हें सीड्यूस करना था, लेकिन एक लड़की ने मुझे $10,000 दिए सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरी जगह मिस्टर लू को सीड्यूस कर सके, और वो मुझसे मेरा नाम लेकर यूज करना चाहती थी। मुझे तो वो लड़की काफी अजीब लगी, लेकिन मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मुझे एक बहुत बड़ी अमाउंट दे रही थी। लड़की की कही हुई सारी बातें मिस्टर लू ने सुन ली थी, और वो उससे पूछने लगे कि क्या तुम्हारा नाम जैन है। जिस पर वो लड़की कहने लगी कि हाँ, मेरा नाम जैन है। मिस्टर लू को बेख्तियार योंग याद आने लगी जिसने खुद को जैन बोलकर इंट्रोड्यूस करवाया था। तभी मिस्टर लू अपने लीडर के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बताने लगा। मिस्टर लू अपने लीडर से कहता है, कुछ भी कहें लेकिन इस जाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। तभी बाहर खड़ी योंग उनकी सारी बातें सुन रही थी, और यही बात मिस्टर लू ने फील कर ली। तभी वो पूछने लगा कि बाहर कौन खड़ा है। योंग पकड़ी जाती इससे पहले ही कोई उसे वहाँ से ले जाता है, जबकि
पास से गुजरने वाली बिल्ली को देखकर मिस्टर लू समझने लगे कि शायद यही होगी जो हमें डिस्टर्ब करना चाह रही थी। मिस्टर लू वहाँ से जा चुका था, तभी लीडर अपने दूसरे आदमी से कहने लगा कि इस बंदे का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही डर रहा है, बल्कि ये तो हर एक बात रिवील कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंग को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि श्वान था, जो उसे कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर पहुँचोगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो फिर क्यों खुद को इस तरह की सिचुएशन में उलझा रही हो। आखिर तुम आराम से बैठ क्यों नहीं जाती। आज मैं तुम्हें चौथी बार बचा रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये हर बार नहीं कर सकता। जिस पर वो डरते हुए कहने लगी कि एक्चुअली तुम मुझे तीसरी दफा बचा रहे हो। इतने में वहाँ पर शैन आ जाती है और उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा न लगा। लेकिन श्वान एक मास्क देते हुए योंग से कहने लगा कि तुम अब से मेरे साथ रहोगी। योंग के ड्रेस को देखते हुए श्वान अपना कोट भी उसे दे देता है और उसे कहने लगा कि अब से वही करना जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू को दिखाया जाता है, जिस पर अटैक किया गया और उसको वहाँ पर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक आदमी वहाँ पर आकर मिस्टर लू को बचा लेता है। दरअसल मिस्टर लू को बचाने वाला श्वान का ही आदमी था। तभी वो उसको श्वान के सामने लेकर आता है और वो मिस्टर लू से पूछने लगा कि आखिर उस आदमी का तुमसे क्या लेना देना है और तुम कौन सी एजेंसी के साथ मिले हुए हो। जिस पर मिस्टर लू कहने लगा कि मेरी आंखों में धूल झोंकना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो आदमी मुझे मारने के लिए आया था उन्हें भी आप लोगों ने भेजा था, और जो मुझे बचाने के लिए आया है ये भी तुम लोगों का आदमी है। लेकिन जब उसे जान से मारने की धमकी दी गई तो वो कहने लगा कि देखो, मैं उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो अपनी एजेंसी का लीडर है, लेकिन मैं उसका नाम, उसकी एजेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बस जब उसको मुझसे मिलना होता है तो वो खुद ही आ जाता है, वो भी मास्क लगाकर। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी श्वान उसके पास आकर उसे पूछने लगा कि तुम फैंग फैमिली के बारे में क्या जानते हो। जिस पर वो कहने लगा कि उनके बारे में पिछले 2 साल से मैंने कुछ भी नहीं सुना। श्वान के कहने पर उसका आदमी मिस्टर लू को वहाँ से लेकर जा चुका था। तभी श्वान एक दफा फिर योंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को नहीं उलझाना चाहिए। तुमने खुद ही देख लिया कि ये सब कितना खतरनाक है। इसके जवाब में योंग कहती है कि मैं कौन सा ये सब अकेले करने वाली हूँ। वैसे भी अब जब मैं इस मैदान में पाँव उतार ही चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बैक स्टेप लेना चाहिए, और फिर तुम हो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें हायर करूंगी। श्वान उसे समझाता है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती, और फिर तुम्हें क्या जरूरत है बिना वजह खुद को उलझाने की। लेकिन योंग तो जैसे अपनी बात पर अड़ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम मिसेज वान को देखते हैं, जो इस वक्त श्वान के साथ मौजूद थी और उसे कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर श्वान बताता है कि मैं आपकी इस विला को खरीदना चाहता हूँ। मिसेज वान कहने लगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पर ये विला देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे और मेरे बेटे को सेफली अब्रॉड भिजवाना होगा। श्वान एक्सप्लेन करता है कि देखे, मैं एक ज्वेलरी कंपनी का सेक्रेटरी हूँ, मैं इस तरह आउट ऑफ द वे जाकर आपको सर्विसेज नहीं दे सकता। जिस पर मिसेज वान कहने लगी कि जिस कंपनी की तुम बात कर रहे हो उसके सेक्रेटरी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम यहाँ किसी और रीजन के लिए आते हो ये बात भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे खुद ही बता दो तुम यहाँ पर क्यों आते हो। इतने में मिसेज वान को उनका बेटा आवाज देकर कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। तभी वो एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से चली गई। उनके आने पर श्वान कहने लगा कि मैं आपकी सारी कंडीशंस मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी श्वान के पास आकर उससे पूछता है कि आप अभी तक सोए क्यों नहीं, इतनी रात हो चुकी है। जिस पर वो कहने लगा कि मैं अपनी खरगोश का वेट कर रहा हूँ। तभी हम योंग को देखते हैं, जो इस वक्त मिसेज वान के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। उसको याद आता है कि जब उसने अपनी फ्रेंड से पूछा था कि आज बच्चे को पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, तो उसकी फ्रेंड बताती है कि एक्चुअली मिसेज वान अपने बेटे को लेकर अब्रॉड जा चुकी है, इसलिए तुम्हें आइंदा ट्यूशंस पढ़ाने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। वापिस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ योंग ये सोचते हुए मिसेज वान के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी कि अगर मैंने आज कुछ न किया तो इसके बाद मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, आज मेरा लास्ट चांस है। वो घर के अंदर घुस चुकी थी, जहाँ पर श्वान पहले से ही मौजूद था और उसे कहने लगा कि दरवाजे से ही आ जाती, इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही योंग बहुत ज्यादा घबरा गई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूंगी। एक्चुअली मैंने अपना रास्ता खो दिया था, इसलिए मजबूरन यहाँ पर घुसना पड़ा। लेकिन श्वान को देखते ही योंग को थोड़ी हिम्मत मिलती है। तभी श्वान उसे पूछने लगा कि मुझे पूरी तरह आइडिया था कि तुम जरूर आओगी, इसलिए मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, तो फिर क्या जरूरत थी इस तरह फलांग कर अंदर आने की। योंग श्वान से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर श्वान बताने लगा कि मिस्टर लू की वाइफ को उन पर बहुत ज्यादा शक है और उन्हें इस बात का शक है कि कहीं उनका मिसेज वान के साथ चक्कर ना चल रहा हो। यही वजह है कि उन्होंने मिस्टर लू की इन्वेस्टिगेशन का केस हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है, जबकि मिसेज वान को इस बात का डर था कि उनके ऊपर लगने वाले इल्जामात से उनके बेटे के जहन पर बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि वो अपने बेटे के साथ ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है। अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ लो। जिस पर योंग पूछती है कि तुम्हारा असल नाम क्या है, जिस पर श्वान बताने लगा कि मेरा नाम पाए है। श्वान योंग को बताता
बताता है कि वो उसके डैड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी है, जिस पर योंग बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, लेकिन साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके जवाब में श्वान कहने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझसे वादा करो कि तुम आगे पीछे मंडलाने की बजाय मेरे साथ रहोगी। योंग उसकी ये कंडीशन एक्सेप्ट कर चुकी थी। तभी श्वान मन ही मन में कहने लगा, भले मेरी अपनी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है, लेकिन तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में श्वान अपने नए घर में मौजूद था। तभी सेक्रेटरी कहने लगा, मुझे लगता है कि एक दफा फिर आमद होने वाली है। इतने में वहाँ पर शैन आ जाती है, जो श्वान को देखकर कहने लगी कि आखिर तुम दोबारा से सन सिटी में रहना क्यों नहीं शुरू कर देते। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वहाँ पर तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हारी हर चीज पर नजर रखूंगी। जिस पर श्वान कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझ पर कड़ी नजर रखे। शैन काफी फ्रेश मूड में थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरती हुई योंग को देखकर उसका मूड अचानक से खराब हो गया और वो कहने लगी कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, और देखो उसने तुम्हारे कपड़े पहने हुए हैं। इसके जवाब में श्वान बताता है कि मैं इसका एक प्राइवेट केस स्टडी कर रहा हूँ, उसके लिए हम दोनों का नजदीक रहना जरूरी है। और साथ ही योंग से कहने लगा कि प्लीज आकर मेरी टाई बांध दो। योंग उसके करीब आकर मन ही मन में सोचने लगी कि इस तरह से शैन को परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, श्वान ने मेरे ऊपर इतने एहसानात किए हैं कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। श्वान और योंग वहाँ से जा चुके थे। तभी सेक्रेटरी शैन को देखकर कहने लगा कि अगर सच कहूँ तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आता है। जिस पर शैन को गुस्सा आने लगा और वो उस पर अटैक करती है, लेकिन सेक्रेटरी खुद को बहुत अच्छे से डिफेंड करते हुए कहने लगा, याद रखो ये स्किल्स मेरे पास भी हैं। नेक्स्ट सीन में श्वान शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर योंग आ जाती है, जिसको देखते ही श्वान कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें भी शूटिंग सीखनी चाहिए, और उसको शूटिंग सिखाने लगा। योंग अपना निशाना हासिल कर चुकी थी। तभी वो खुशी से श्वान को हक कर लेती है, लेकिन उसको हक करने के बजाय श्वान उसके सर पे प्यार से हाथ रख देता है। योंग के गन का निशाना श्वान की तरफ था। तभी श्वान उसे कहने लगा, याद रखो कि तुम्हारे गन का निशाना कभी भी तुम्हारे अपने लोग नहीं होने चाहिए, और गन तुम्हें बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। योंग कहने लगी कि ये सब तो बहुत ही खतरनाक है, मैं कभी भी इनके पास से भी नहीं गुजरूंगी। वो जाने लगी। तभी श्वान उसे कहता है कि मुझे मेरे इक्विपमेंट्स वापस देती जाओ। योंग नीचे आती है तो श्वान को इस तरह से इम्पल्सिवली हक करने पर वो काफी शर्मा रही थी। तभी उसकी नजर सामने बैठे सेक्रेटरी पर पड़ती है। वो उसके पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगी, लेकिन सेक्रेटरी उसे कुछ खास सीरियस नहीं लेता। उसका हाथ झटक कर कहने लगा कि मैं जोकर हूँ, और इसके साथ ही वो योंग को श्वान के बारे में बताने लगा। सेक्रेटरी बताता है कि मैं श्वान के अंडर काम करता हूँ। तभी योंग पूछने लगी कि क्या श्वान तुम्हारे बॉस हैं, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, हमारे बॉस किंग है। वो हमारे पुराने बॉस से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनकी चलती है। फिर उनके बाद श्वान का नंबर आता है। योंग सेक्रेटरी से शैन के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली शैन श्वान को पसंद करती है, लेकिन श्वान उसे कुछ खास लिफ्ट नहीं करवाता। और इसके साथ ही वो योंग से कहने लगा कि तुम भी श्वान से दूर रहो। अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें श्वान से कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा खपाने वाला है। एक्चुअली उसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां पड़ी है, लेकिन वो किसी को भी लिफ्ट नहीं कराता। में श्वान भी नीचे आ चुका था। उन दोनों को इस तरह से बातें करता देखकर श्वान उसके पास आकर कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। लेकिन सेक्रेटरी की बातों की वजह से योंग उसे इग्नोर करके जाने लगी। योंग के जाने के बाद सेक्रेटरी श्वान को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हुए कहने लगा कि एक्चुअली आपका शक बिल्कुल सही था। उस नेकलेस के हब में कुछ डिजिट्स मौजूद हैं। इसे मैंने काफी सारे तरीकों से कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया की लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड है। मेरा ख्याल है ये वही सेफ प्लेस है जहाँ पर उन्होंने अपने सारे ट्रेजर्स छुपाए हुए हैं। जिस पर श्वान पूछता है कि आखिर इसे कैसे खोला जाएगा। तभी सेक्रेटरी कहने लगा कि इसके दो तरीके हैं, एक फिंगरप्रिंट और एक की को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक फिंगरप्रिंट की बात है तो हमसे पहले कोई ये सेफ खोल चुका है। पता नहीं वो कौन होगा, लेकिन कोई ना कोई जरूर है जिसका फिंगरप्रिंट मैच करता है। आपको पूरा यकीन है कि उस गाड़ी में मौजूद सभी लोग एक्सीडेंट के बाद मर चुके थे। जिस पर श्वान कहने लगा कि मैं ड्राइवर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता और न ही मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ। मुझे लगता है कि हमें ड्राइवर को ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं, जो रूम में एंटर होती है तो कबर्ड में मौजूद प्लास्टिक डॉल के गिरने से वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। जबकि उसकी घबराहट भरी चीख सुनते ही श्वान और सेक्रेटरी अंदर की तरफ भागते हैं। वहाँ आकर श्वान उसे हक करके कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सेक्रेटरी कहने लगा कि ये सिर्फ डॉल है, पता नहीं तुम क्यों इतना घबरा गई। लेकिन श्वान उसे कहता है कि आज से तुम मेरे रूम में सोओगी। कुछ देर बाद योंग श्वान के रूम में मौजूद थी। तभी वो श्वान से पूछने लगी कि तुम कहाँ पर सोओगे। जिस पर वो कहने लगा कि तुम जहाँ पर चाहो मुझे सुला सकती हो। लेकिन जल्दी ही उसे कहने लगा कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रूम चेक करने के लिए आज मैं वहाँ सोऊंगा, कल से तुम चाहो तो अपने रूम में सो सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जो इस वक्त श्वान के साथ खड़ा उसे कह रहा था कि हम कल ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए मैं सर्वेलेंस कैमरा से इंस्टॉल नहीं कर सका। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे शैन का हाथ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शैन को आप जितने हल्के में ले रहे हैं वो इतनी मामूली चीज नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपको उसको सख्ती से डील करना चाहिए। जिस पर श्वान कहने लगा कि जब किंग को पता चलेगा कि वो क्या कुछ करती रही है तो वो खुद
ही उसको अच्छा सबक सिखा देंगे। सेक्रेटरी श्वान से कहने लगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किंग चाहते हैं कि आप पूरी ब्लैक वाटर को टेक ओवर करें, लेकिन पता नहीं खुद को क्यों आपने योंग के मामलात में उलझा रखा है। और वैसे भी अगर किंग को इस सब के बारे में पता चला तो वो यकीनन आपको योंग से दूर रहने के लिए कहेंगे। जिस पर श्वान कहने लगा कि तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो हम शेन को देखते हैं, जो आते ही श्वान का सर दबाते हुए कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जिस दिन बारिश होती है उस दिन तुम्हें माइग्रेन होता है और फिर मुझे तुम्हारा सर दबाना पड़ता है। श्वान उसे कहने लगा कि मुझे तुम्हारी सर्विसेज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तुम मेरे लोगों से दूर रहो। जो हरकतें तुम कर रही हो उससे बाज आ जाओ। शेन कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए तुम्हें मुझे वार्न करना पड़े। तभी श्वान उसका हाथ पकड़ के उसे झटकने लगा तो वो उसके मजीद करीब आ गई। इतने में योंग नीचे आ जाती है। उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के करीब देखकर योंग मन ही मन में कहने लगी कि श्वान के साथ सिर्फ शेन ही जचती है। पता नहीं श्वान के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए मैंने क्यों उसी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि शेन के मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। योंग श्वान को बताती है कि वो किसी काम से जा रही है, जिस पर वो कहने लगा कि रुको मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन योंग कहने लगी कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बस में चली जाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। इस पर श्वान सोचने लगा कि कल रात तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, भला अब ऐसा क्या हो गया कि इसका मूड खराब है। वो योंग के पीछे जाने लगा तो शेन उसको रोकती है, जिस पर श्वान को गुस्सा आ जाता है। वो शेन को गले से दबाकर कहने लगा कि अगर आइंदा मेरे आगे पीछे मौजूद किसी भी इंसान को तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तभी शेन कहने लगी कि क्या तुम भूल चुके हो, योंग से पहले मैं तुम्हारी लाइफ में आई थी, मैंने तुम्हारे हर टफ टाइम में तुम्हारा साथ दिया है। तुम जो कुछ भी करते फिर रहे हो उसके बारे में मैंने किंग को कुछ भी नहीं बताया। इसके जवाब में श्वान कहता है कि अपने एहसानात अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे किसी फेवर की जरूरत नहीं है, लेकिन आइंदा खुद को अपनी हद में रखना। सीन शिफ्ट होता है तो हम योंग को देखते हैं, जो इस वक्त एक बार में वेट्रेस का काम कर रही थी। वो ड्रिंक सर्व कर रही थी, तभी वहाँ पर मौजूद 3 लड़के उसको छेड़ने लगे, उसे बुली करते हुए कहने लगे कि देखो तुम कितनी प्यारी लड़की हो, लेकिन एक छोटी सी सैलरी के लिए तुम्हें यहाँ पर कितना ख्वार होना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ हमारे साथ चलो, तुम्हें इतने मजे करवाएंगे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। हमारे साथ होते हुए तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं आने वाली। जिस पर योंग कहने लगी कि पहले अपनी शक्लें देख लो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने 2 दिन से कुछ खाया होगा। इस बात पर उन लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वो योंग की तरफ कदम बढ़ाने लगे, लेकिन योंग उनको अच्छा सबक सिखाती है। तभी वो तीनों मिलकर योंग के साथ लड़ने लगे। उनमें से एक लड़का बोतल उठाकर योंग के सर पे मारने की कोशिश करता है तो श्वान के साथ मौजूद सेक्रेटरी की नजर उन पर पड़ जाती है, लेकिन वो लोग योंग को बचाने के लिए आगे बढ़ते इससे पहले ही वहाँ पर प्रोफेसर जू की एंट्री होती है, जो उन तीनों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है और साथ ही अपना कोट योंग को देते हुए कहने लगा कि तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था, तुम अच्छे से जानती हो कि यहाँ पर कैसे लोग आते हैं। प्रोफेसर जू की नजर जब योंग के जख्मी हाथ पर पड़ती है तो वो कहने लगे कि देखो तुमने अपना हाथ भी जख्मी कर दिया है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हारे जख्म पर मेडिसिन लगाता हूँ। लेकिन योंग कहने लगी कि नहीं मैं ठीक हूँ। इसके जवाब में प्रोफेसर कहने लगे कि कहाँ ठीक हो, मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, मेरे साथ चलो। और तभी वो योंग को अपने साथ लेकर चलने लगे। तभी वहाँ पर श्वान आ जाता है, जो प्रोफेसर को हाथ से पकड़ के कहने लगा कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते। जिस पर प्रोफेसर पूछने लगा कि तुम कौन हो। श्वान कहने लगा मैं जो कोई भी हूँ वो मैटर नहीं करता, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम आराम से पीछे हट जाओ। प्रोफेसर योंग से श्वान के बारे में पूछता है तो वो कहने लगी कि एक्चुअली ये मेरा कजन है। जिस पर श्वान कहने लगा कि ये तुम कैसे बातें कर रही हो। जिस पर योंग कहती है कि तुम मुझे फिलहाल इस सिचुएशन को इसी तरह से हैंडल करने दो। श्वान योंग को अपने करीब लाते हुए उसे किस करने लगा और साथ ही कहता है कि मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते को और भी विविड रखना चाहिए। श्वान की इस हरकत पर प्रोफेसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो श्वान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्वान पर उनका बिल्कुल भी बस नहीं चल रहा था। तभी योंग को गुस्सा आने लगा और वो रिएक्ट करने लगी, लेकिन श्वान उसे अपने हाथों में उठाकर वहाँ से जाने लगता है। प्रोफेसर एक दफा फिर श्वान को रोकने की कोशिश करता है तो सेक्रेटरी कहने लगा कि जरा अपनी हद में रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हें ये सब महंगा पड़ जाए। नेक्स्ट सीन में श्वान योंग को लेकर अपने रूम में आ चुका था। वो योंग के पाँव पर मेडिसिन लगाने लगा, लेकिन योंग अपना पाँव पीछे कर लेती है। जिस पर श्वान कहता है कि आज तुमने मुझे 4 दफा रिजेक्ट किया है, मेरे पेशेंस की भी लिमिट है। इसके जवाब में योंग कहने लगी एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को इस तरह एक साथ देखकर शेन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। श्वान उसे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक साथ हैं। इसके जवाब में वो कहने लगी मैंने आपको खुद देखा था, आज सुबह आप उसको किस कर रहे थे। अगर इतने सारे लोगों के सामने आप उसको किस कर रहे थे तो यकीनन आप दोनों एक साथ ही होंगे। श्वान कहने लगा इसका मतलब है कि छोटी सी खरगोश जेलस फील कर रही है। योंग कहने लगी कि मैं जेलस फील नहीं कर रही, लेकिन अगर आप लोग एक साथ हैं तो मुझे आपके बीच में नहीं आना चाहिए। श्वान कहने लगा कि मैं और शेन एक साथ बिल्कुल भी नहीं है और न ही मैंने उसे किस की है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम शेन से दूर रहो, वो जितनी सादी नजर आती है उतनी है नहीं। श्वान उसे पूछता है कि तुम उस आदमी के सामने मुझे कजन क्यों बुला रही थी। जिस पर योंग कहने लगी कि एक्चुअली वो हमारे प्रोफेसर है, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे और आपको लेकर वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें।
इतने में सेक्रेटरी अचानक आने वाले तूफान की तरह घुस आता है, लेकिन उन दोनों को इस तरह देखकर वो काफी शर्मिंदा हुआ और श्वान से कहने लगा कि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। श्वान योंग से कहने लगा कि जल्दी सो जाना ताकि तुम अच्छे से रेस्ट कर सको, और खुद सेक्रेटरी के साथ वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में श्वान सेक्रेटरी के साथ नीचे आ चुका था, तो श्वान उससे पूछने लगा कि जरा बताओ उस आदमी के बारे में क्या रिपोर्ट्स मिली है, मुझे उसकी शक्ल देख ही पता चल गया था कि वो स्टूडेंट नहीं है। सेक्रेटरी बताने लगा कि आपकी तरह उसका सरनेम भी जैंग है और परसों उसके डेथ पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे किंग ने एक और मिशन अलॉट कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं, जो इस वक्त काफी गुस्से में था और अपने आदमी पर चिल्लाते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे पाई के बारे में एक एक बात पता चलनी चाहिए। क्या फायदा ऐसे आदमी का जिससे एक आदमी की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती। मेरा जी करता है मैं अभी जाकर उसका गोश्त कच्चा चबा जाऊं। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं, जो इस वक्त अपने डैड पेरेंट्स की एनिवर्सरी मना रहा था और कह रहा था कि डैड देखे मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून हासिल कर लिया है, मैंने वो केस भी सॉल्व कर दिया है, बहुत जल्द वो भी खुलकर सामने आ जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। मूवी आगे बढ़ती है तो श्वान एक बार में ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ पर दोबारा से वही 3 गुंडे मौजूद थे जो कह रहे थे कि यार उस लड़की ने उस दिन इतने जोर का मारा, देखो मुझे इतने स्टिचेस आए हैं। इस पर दूसरा कहने लगा कि सच बात है, मानना पड़ेगा उस लड़की की स्किन बहुत अच्छी थी, मुझे तो अब तक अपने चेहरे पर उसका लम्स महसूस होता है, बस एक दफा वो फिर हाथ आ जाए तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जबकि उनकी ये सारी बातें श्वान सुन रहा था, तभी वो बोतल उठाकर उनके पास आता है और एक एक करके उन तीनों को निपटाने लगा। कुछ ही देर में वो गुंडे वहाँ से भाग चुके थे, तभी श्वान अपनी टेबल पर वापस आते हुए शैन को कॉल करने लगा, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इतने में वहाँ पर मौजूद एक वेटर शैन को कॉल करके बताने लगा कि श्वान की तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो चुका है, इसलिए प्लीज उसे आकर ले जाएं। कुछ देर बाद वहाँ पर शैन आ जाती है, जो श्वान को देखते हुए कहने लगी कि श्वान तुम अच्छे से जानते हो कि हम दोनों हमेशा से एक साथ रहे हैं, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। शैन श्वान को लेकर वहाँ से जाने लगी, तभी वहाँ पर योंग आ जाती है, जिसको देखते हुए शैन कहने लगी मुझे लगता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन श्वान योंग को हाथ से पकड़ते हुए कहने लगा कि प्लीज वापस मत जाना। जिस पर योंग कहने लगी शैन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, ऐसा करते हैं हम दोनों इसको घर पहुँचा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो शैन और योंग श्वान को लेकर घर पहुँच चुकी थी, तभी श्वान योंग को हक करते हुए अपने साथ बिस्तर पर गिरा देता है और साथ ही उसे किस करने लगा। ये सब देखकर शैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली गई। तभी योंग कहने लगी कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और साथ ही श्वान से कहने लगी तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। तभी वो मेडिसिन लाकर श्वान के हाथों पर लगाती है। नेक्स्ट सीन में हम श्वान को देखते हैं, जो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है, तो वहाँ पर मौजूद नोट देखकर श्वान के चेहरे पर स्माइल आ गई, जो कि एक्चुअली योंग की तरफ से था, जिसमें वो कह रही थी कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है, जबकि खुद मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। प्रोफेसर जू उसे एक दफा फिर अपने साथ आउटिंग पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहने लगी कि आज रात मुझे डेट पर जाना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बाहर आते ही योंग श्वान का इंतजार करते हुए उसे कॉल करती है, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। श्वान सेक्रेटरी को कॉल करके उसे योंग का फोन नंबर ट्रेस करने के लिए कहता है, जिस पर सेक्रेटरी बताने लगा कि उसका फोन नंबर उसकी यूनिवर्सिटी में मौजूद है, लेकिन उसके बैग में हमने जो ट्रैकर रखा था मैं उसको ट्रेस कर सकता हूँ। ट्रैकर को ट्रेस करते हुए सेक्रेटरी उसकी लोकेशन श्वान को सेंड कर देता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम योंग को देखते हैं, जो इस वक्त एक कुर्सी पर मौजूद थी, जबकि उसके दोनों हाथ बुरी तरह से बंधे जा चुके थे और उसके सामने खड़ी शैन उसे बता रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें मेरे और श्वान के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। क्या तुम जानती हो हम दोनों पिछले 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, जबकि वो जानता था कि इसके बदले में उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन उसने मेरे लिए कुर्बानी दी। जब हम दोनों ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस दौरान श्वान ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत दफा उसने अपना खाना मुझे दिया। क्या तुम जानती हो बचपन में मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुझे ब्लैक वाटर के हवाले कर दिया गया और तभी मेरी श्वान से मुलाकात हुई थी। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी श्वान को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे आने से पहले कोई भी हम दोनों को जुदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन तुमने कितनी आसानी से ये कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। योन एक्सप्लेन करती है कि उसके और श्वान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए शैन को परेशान होना पड़े, लेकिन शैन उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। योंग फूट फूट कर रोने लगी और शैन से कहती है कि पता नहीं ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि आपको मुझे किडनैप करना पड़ा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कभी भी आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगी। प्लीज आपको खुदा का वास्ता आज मुझे जाने दे, इसके बाद मैं कभी भी आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। जिस पर शैन कहने लगी कि तुम भले चली जाओ, लेकिन श्वान तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। शैन योंग से पूछती है कि तुम श्वान के बारे में क्या जानती हो, जिस पर योंग बताने लगी कि उसने मुझे अपना रियल नाम पाई बताया था और ये कहा था कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है।
क्योंकि वो ब्लैक स्नो में हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है। इस पर शेन हंसते हुए कहने लगी कि उसने तुम्हें सब कुछ झूठ बताया है, ना ही उसका नाम पाया है और ना ही वो किसी सिक्योरिटी कंपनी में ऑफिसर है। दूसरी तरफ श्वान सेक्रेटरी की सेंड की हुई लोकेशन पर पहुंच चुका था, जहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को देखते हुए वो पूछने लगा कि आखिर हमने कब से अपने लोगों पर हथियार उठाना शुरू कर दिए। जिसके जवाब में उसे बताया जाता है कि एक्चुअली शेन ने हमेशा अपने कोलीग्स की मदद की है, इसलिए उसे इनकार करना मुश्किल था। वो सब मिलकर श्वान को टफ टाइम देते हैं, जबकि श्वान को उनके साथ लड़ता हुआ देखकर योंग फूट फूट कर रो रही थी और शेन से कह रही थी कि प्लीज उन्हें कहो कि इनके साथ लड़ना बंद कर दे, तुम जो कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, प्लीज इन्हें कहो कि उनके साथ फाइट करना बंद कर दे। एक एक करके श्वान उन सब की धूल चिटाकर अंदर आता है तो वो देखता है कि योंग इस वक्त शेन की टारगेट पर है। तभी शेन कहने लगी कि अगर तुम्हें इसकी जिंदगी प्यारी है तो पीछे रहना। श्वान उसे कहने लगा कि तुम पहले ही बहुत बड़ी बेवकूफी कर चुकी हो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि इसको जाने दो वरना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। लेकिन शेन योंग से कहने लगी मैंने कहा था ना वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा, देखो इसके जिस्म पर पड़ा हुआ एक एक जख्म तुम्हें बचाने की खातिर लगा है। श्वान एक दफा फिर शेन को पीछे हटने के लिए कहता है तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, कितनी आसानी से तुमने मेरी जगह योंग को दे दी। आखिर ऐसा भी क्या जादू है इसमें कि मेरे साथ गुजारे हुए 15 साल तुमने इसके साथ गुजारे हुए 2 महीनों की खातिर छोड़ दिए। श्वान शेन को उसको जाने देने के लिए कहता है, जिस पर शेन कहने लगी कि मैं इतनी आगे इस बात के लिए नहीं आई कि मैं इसको आसानी से जाने दूं। तभी श्वान उसे शूट कर देता है। गोली लगने के बाद शेन बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है, जिसे योंग बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर शेन का फाइटर आ जाता है, जो कि श्वान को अच्छा खासा टफ टाइम दे रहा था, लेकिन सेक्रेटरी वहाँ आकर उस फाइटर को शूट कर देता है। तभी वो सब मिलकर शेन को बचाने लगे। इनमें वो सब घर पर मौजूद थे और डॉक्टर आ चुका था। उनको देखते ही डॉक्टर कहने लगा कि इतने सारे पेशेंट से मैं पहले किसको ठीक करूं। श्वान कहने लगा कि आप पहले योंग को देख ले और इसी दौरान योंग कहती है कि आपको पहले मिस्टर श्वान को देखना चाहिए। ये देखकर शेन कहने लगी कि ये कितना बड़ा ड्रामा है, तुम लोगों के साथ बैठना ऐसा है जैसे बंदा कोई रोमांटिक स्टेज ड्रामा लाइव देख रहा हो। मैं कहती हूँ कि तुम लोगों को अपनी एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। तभी योंग एक दफा फिर कहने लगी कि आपको मिस्टर फैंग को देखना चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है, और खुद वहाँ से जाने लगी। लेकिन श्वान भी योंग के पीछे पीछे रूम के अंदर एंटर हो जाता है और उससे पूछने लगा कि क्या तुमने मुझे फैंग बुलाया, जिस पर वो कहने लगी कि ऑब्वियसली जो तुम्हारा नाम है मैं तुम्हें उसी से बुलाऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इतने सारे झूठ बोल सकते हो, और वो भी एक साथ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा नाम पाए है, तुमने कहा कि तुम सिक्योरिटी कंपनी में हो, जबकि एक्चुअली तुम्हारा ताल्लुक ब्लैक स्नो से है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने सारे झूठ बोलकर तुम्हें क्या मिलता है। जिस पर श्वान कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं बता सकता, मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो छुपाना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें मेरी सिचुएशन को समझना होगा। और इसके साथ ही वो कहने लगा मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपने साथ तुम्हें भी खतरे में डाला। मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं समझा सकता कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। जब मुझे पता चला कि शेन ने तुम्हें किडनैप किया तो मुझ पे बहुत बड़ी कयामत गुजरी। योंग कहने लगी कि मुझे अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे एक दफा फिर बचाया उसके लिए थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें मजीद परेशान करना चाहिए। लेकिन श्वान उसे डीपली केस करने लगा और उसे समझाता है कि तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझी हुई है। वो एक दफा फिर योंग को केस करता है और कहने लगा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। योंग मुझे समझ नहीं आती मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और इसके साथ ही श्वान बेहोश हो जाता है। दिन में डॉक्टर उनको देखने के लिए अंदर आता है तो योंग कहने लगी कि देखिए इनकी तबीयत ठीक नहीं है। चेक करने पे डॉक्टर बताने लगा कि इनकी तबीयत सच में बहुत खराब है। डॉक्टर श्वान की बैंडेज करते हुए योंग से कहने लगा कि आपको कुछ दिनों के लिए इनसे दूर रहना चाहिए। जिस पर योंग कहने लगी कि जैसा आप समझ रहे हैं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम प्रोफेसर जू को देखते हैं, जिसका आदमी उसे बताता है कि आपका शक बिल्कुल सही था। आपको लगता था कि श्वान आपको कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है, एक्चुअली उसका ताल्लुक आपकी ही फैमिली से है। श्वान जैंग फैमिली का वो मेंबर है जो कार एक्सीडेंट में जिंदा बच गया था। इसकी अपनी एक ज्वेलरी कंपनी है जो उसका फाउंडर है, और इसके अलावा इसका ताल्लुक ब्लैक स्नो से है। ये सब सुनते ही जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि काश उस एक्सीडेंट में बाकी सब फैमिली मेंबर्स की तरह ये भी मर जाता। अगर उस दिन जिंदा बच भी गया था तो काश जब मैंने इसको बार में देखा था उसी दिन इसको जान से मार देता, तो आज इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर ना पड़ी होती। इन शिफ्ट होता है तो हम योंग को देखते हैं जो इस वक्त ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी सेक्रेटरी उसे बताता है कि तुम्हारे हाथ का खाना हमने बहुत ज्यादा मिस किया है। तभी बाकी सब लोग भी ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच चुके थे। तभी श्वान योंग को अपने पास बैठने के लिए कहता है। तभी सेक्रेटरी एक केस को डिस्कस करते हुए बताने लगा कि इसका किलर जिसको हमने जानबूझकर अमेरिका भेज दिया था वो वापस आकर एक और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुका है।
ये सुनते ही योंग वहाँ से उठने लगी, लेकिन श्वान उसे दोबारा बिठाते हुए कहने लगा कि आज के बाद हम हर बात तुम्हारे सामने डिस्कस करेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम आदत डाल लो। सेक्रेटरी बताता है कि वो वापस आकर लेपर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुका है, लेकिन अब हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि लेपर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। श्वान उससे लेपर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछने लगा तो सेक्रेटरी बताता है कि उसके फाउंडर का नाम जू है, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल और स्ट्रिक्ट इंसान है। उस तक पहुंचना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तभी शन कहने लगी कि सेफ और की का क्या बना, जिस पर वो बताते हैं कि की का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। शन कहने लगी मेरे ख्याल से हमें ड्राइवर के बेटे को अप्रोच करना चाहिए। तभी शन पूछता है कि क्या उस ड्राइवर का कोई बेटा है, जिसके जवाब में शन कहने लगी कि हाँ उसका बेटा है, लेकिन तुम लोगों को उसके बारे में क्या पता होना है, तुम दोनों को तो प्यार करने से फुर्सत नहीं मिलती और ये सारा दिन लॉलीपॉप खाता रहता है। अगले सीन में हम श्वान को देखते हैं, जिसके पास बैठी शैन उसे पूछ रही थी कि तुम्हारा योंग से क्या रिश्ता है, जिस पर वो कहने लगा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। शैन पूछने लगी कि किस तरह के बॉयफ्रेंड हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी है, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं हम बहुत दफा किसिंग कर चुके हैं। जिस पर शैन कहने लगी कि ये 21st सेंचुरी चल रही है, सिर्फ किसिंग करके तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, मुझे तो लगता है कि तुम उसको हैरास कर रहे हो। एक तो तुम्हारी एज इतनी ज्यादा है और एक उसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। वो एक इमेच्योर लड़की है, जबकि तुम उससे एज में 10 साल बड़े हो और ऊपर से तुम्हारे जिस्म पर 150 जख्म के निशानात है। अच्छा होगा कि तुम उसके साथ सारी बातें क्लियर कर लो। यंग शॉर लेकर बाहर आती है तो श्वान उसका वेट कर रहा था। श्वान को देखते ही वो घबराकर कहने लगी कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। श्वान उसको गहरी नजरों से देख रहा था। तभी वो कहने लगी कि इस तरह से देखना बंद करो, मैं नर्वस फील कर रही हूँ। श्वान उसे बेड पर बिठाकर उसके बाल ड्राई करते हुए उसे कहने लगा कि मेरा नाम फेंग है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम पाए है, लेकिन मेरा नाम पाए नहीं है। जब मैं 10 साल का था तब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। तब से लेकर अब तक मैं पेरेंट्स का प्यार ढूंढता रहा था। तब मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के किंग ने अडॉप्ट कर लिया। मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के दौरान उनसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नेकलेस खो गया था। पिछले कई सालों से मैं उसको ढूंढ रहा था, लेकिन ऑक्शन में जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं उसको हासिल कर चुका हूँ। इसके साथ ही मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा मैंने अपने आप को देख लिया है। मेरे नाम पे 3 विलास है, मेरे पास कई गाड़ियां हैं, मैं एक बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी को भी ऑन करता हूँ। इससे ज्यादा वो कुछ बोलता इससे पहले ही योंग खड़े होकर उसे केस करने लगी। योंग कहने लगी कि मुझे अपने बारे में मजीद कुछ भी ना बताओ और उसे डीपली केस करती है, लेकिन श्वान हमेशा की तरह आज भी उसे हग नहीं करता और मजीद एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किए और उनका सॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, काफी बोरिंग भी हूँ और मेरे जिस्म पर बहुत सारे जख्म भी है। क्या इस सबके बावजूद भी तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो? अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करती तो कोई बात नहीं। लेकिन योंग उसे एक दफा फिर किस करने लगी। किस करने के बाद योंग पीछे हटते हुए कहने लगी तुम कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। जिस पर वो कहने लगा कि ऑप्शन मौजूद था, अब तुम ऑप्शन को रिजेक्ट कर चुकी हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम सारी जिंदगी मुझे बर्दाश्त करती रहो। और इसके साथ ही वो योंग को किस करने लगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम श्वान को देखते हैं जो फ्रेश होकर नीचे आता है तो उसकी व्हाइट ड्रेस पर सभी मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि ये क्या हो गया, तुम कैसे ब्लैक के अलावा कोई और कलर पहनने लगे। उसके ड्रेस का मजाक उड़ाती है और यही काम सेक्रेटरी भी कर रहा था। तभी सेक्रेटरी कहने लगा मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। तभी योंग उसके मुंह पे हाथ रख देती है। अचानक से उन्हें कुछ गड़बड़ फील होती है तो सभी अपने गन्स उठाकर अलर्ट होने लगे। तभी वो देखते हैं कि अंदर इंटर होने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन है, जिसका ताल्लुक इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से था। लिन बताने लगा कि एक्चुअली सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, इसलिए किंग ने मुझे आप लोगों के पास आने के लिए कह दिया है। बट ऑर्गेनाइजेशन खासकर हमारे पीछे लग चुकी है, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा सावधान रहें। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जरा सी लापरवाही हम सबकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। तभी श्वान कहने लगा कि आज से हम सब हाई अलर्ट पर रहेंगे। ये घर हम ऐसा सेफ यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और साथ ही श्वान शेन से कहने लगा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो तुम्हें योंग को संभालना होगा। सीन शिफ्ट होता है तो श्वान योंग के साथ उसकी मॉम से मिलने के लिए आ चुका था। तभी योंग अपनी मॉम से कहने लगी कि अब आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ श्वान भी है। वो मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए मुझे लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। और मैं जिस रिडल को सॉल्व कर रही थी वो भी सॉल्व होने वाला है। बहुत जल्द मैं सच सारी दुनिया के सामने ले आऊंगी। तभी योंग की नजर अपनी मॉम के गले में मौजूद नेकलेस पर पड़ती है और वो कहने लगी कि अरे ये तो मैं उतारना ही भूल गई। तभी श्वान पूछता है कि ये क्या है, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ज्वेलरी बॉक्स दिया था, ये उसी की है, लेकिन वो ज्वेलरी बॉक्स मुझसे खो चुका है। मैंने कभी वो ज्वेलरी बॉक्स नहीं देखा, लेकिन उसकी की मैंने हमेशा संभाले रखी। फिर मैंने अपनी मॉम को नेकलेस बनाकर उनको पहना दिया। की को देखते हुए श्वान कहने लगा कि इसके प्रिंट्स तो बिल्कुल सेफ की तरह है। मुझे लगता है कि हमें इससे सेफ को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर योंग कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी सेफ खुलने वाला है, क्योंकि ये तो मेरे डैड ने मुझे आज से 15 साल पहले दी थी। श्वान कहने लगा मुझे लगता है कि हमें एक दफा कोशिश कर लेनी चाहिए। वैसे भी हम अपनी कहानी के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं। अगले सीन में श्वान अपने उस एम्प्लॉय तक पहुंच चुका था जिसे उसके पेरेंट्स ने इस सेफ की हिफाजत के लिए रखा हुआ था। तभी एम्प्लॉय कहने लगा कि ये मेरे फिंगरप्रिंट से खुल जाता
है, लेकिन हमें एक की भी चाहिए। एक्चुअली जब आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था उसी दौरान किसी ने उस की को चुरा लिया था और उसके बाद से ये सेफ नहीं खुल पा रहा। श्वान उसे की देते हुए कहने लगा कि इसे खोलने की कोशिश करो। की और फिंगरप्रिंट के थ्रू एम्प्लॉय उस सेफ को खोल लेता है। तभी वो कहने लगा कि एक्चुअली आपके पेरेंट्स को डर था कि कोई ना कोई आपसे जरूर ये सब छीनने की कोशिश करेगा। मैं पिछले 15 साल से इन चीजों की हिफाजत कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता भी नहीं कि ये है क्या, लेकिन आपके पेरेंट्स कहते थे कि जब आपके हाथ लगेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या है। श्वान कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स से मिलने कितना कुछ किया लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं, जिस पर एम्प्लॉय कहने लगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसी दौरान श्वान को सेक्रेटरी की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि आपको फॉलो किया जा रहा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। श्वान यही बात अपने एम्प्लॉय को बताते हुए कहने लगा कि फिलहाल मुझे जाना होगा क्योंकि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जो इस वक्त घर पर मौजूद थी। तभी उसको रियलाइज होता है कि दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसे आइडिया हो चुका था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिसे वो सेक्रेटरी समझ रही थी वो एक्चुअली एक किडनैपर था जो अब योंग को बेहोश कर चुका था। इसी दौरान शन पूरे घर में योंग को ढूंढती फिर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी योंग नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो काफी परेशान हो गई। वापस आते हैं श्वान की तरफ जो अभी अपने एम्प्लॉय को बता रहा था कि इन डॉक्यूमेंट्स को किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा क्योंकि कोई मुझे फॉलो कर रहा है और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इतने में श्वान को जू की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था कि योंग इस वक्त मेरे पास है, अगर तुम्हें वो सही सलामत चाहिए तो सीधे मेरे पास चले आओ, लेकिन बिल्कुल अकेले आना। ये बात याद रखो कि अगर तुमने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसके बदले में तुम्हें सिर्फ योंग की लाश देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम योंग को देखते हैं जो इस वक्त होश में आ चुकी थी और प्रोफेसर जू को देखते ही वो कहने लगी मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, प्रोफेसर, सीनियर या फिर किडनैपर। जिस पर वो कहने लगा कि क्या तुम जानती हो जब तुम यूनिवर्सिटी में थी तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि तुम मेरी सोच से कई ज्यादा चालाक निकली हो। योंग उसे पूछने लगी कि क्या मेरे डैड को तुमने मारा है, जो प्राइवेट केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके पीछे तुम ही हो ना। इसके साथ ही वो पूछने लगी कि क्या श्वान की फैमिली के एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। इस पर प्रोफेसर जू कहने लगे कि तुमने तो एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस दाग दिए, एक एक करके पूछो तो शायद मैं तुम्हें आंसर दे भी दूं। जू कहने लगा आज से 10 साल पहले जब हम मिले थे तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मासूम और इनोसेंट, लेकिन देखो अब तुम बहुत ज्यादा बदल चुकी हो। तो मुझे याद आता है कि बचपन में किस तरह तुमने मुझे पुलिस से बचाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी योंग को अपना बचपन याद आने लगा जब उसने जू को बहुत सारे पुलिस से बचाया था और उसने जू को समझाया था कि तुम्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना होगा वरना ये जमाना तुम्हें अपने पाँव में कुचलना शुरू कर देगा। जू कहने लगा मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि तुम बहुत शाय रहती हो, किसी से बात भी नहीं करती, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत ब्राइट हैं। लेकिन तुम्हारी कही हुई एक बात बिल्कुल सही थी, हमें दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलना चाहिए वरना ये जमाना हमें अपने पाँव में कुचल देगा। मैं तुम्हारे इसी सबक से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। उसको दोबारा से याद आता है कि किस तरह उसने अपने एजेंट को चूज किया था। फ्लैशबैक के थ्रू छोटे जू को दिखाया जाता है जिसका सिक्योरिटी चीफ उसके पास आकर कहने लगा कि वो वक्त आ चुका है जब आपको अपने लिए एजेंट चूज करना होगा। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे योंग के डैड को अपना एजेंट बनाना है। ये बात सुनते ही गार्ड कहने लगा कि देखें ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपके एजेंट में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक एजेंट में हुआ करती हैं। लेकिन जू कहने लगा कि मैंने जो ऑर्डर देना था वो मैं दे चुका हूँ। वापिस आते हैं प्रेजेंट की तरफ जहाँ अब जू योंग को बता रहा था कि मैंने तुम्हारे डैड को सिर्फ इसलिए चूज किया था ताकि मैं तुम पे नजर रख सकूं। तुम्हारी उस बात ने मुझे काफी इंस्पायर किया था। तुम्हारे डैड हमारे विला में गार्डनर थे, तुमने हमेशा गुर्बत देखी है, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि कितनी जल्दी तुम एक प्रिंसेस के तौर पर सामने आ गई हो। तुम्हारे डैड की डेथ के बाद तुम्हारी मॉम पागल हो चुकी थी, तभी मैंने तुम्हें ऑक्शन हाउस भिजवा दिया, लेकिन तुम बहुत लकी हो जो श्वान के हाथ लग गई। मुझे समझ नहीं आ रही कहानी में वो अचानक कहाँ से आ गया। योंग कहने लगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, तुम्हें ये सब याद रखना चाहिए था और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे डैड की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है और मेरी मॉम के साथ भी तुम ही ने कुछ न कुछ किया होगा। इस पर जूस के पास आते हुए कहने लगा भला मैंने क्यों तुम्हारे डैड को मारना था, मैंने तो उनको सिर्फ एक हल्का सा धक्का दिया था, वो खुद ही बेवकूफ थे जो इतनी आसानी से उन्होंने अपनी जान दे दी। मुझे बहुत शिद्दत से इस दिन का इंतजार था, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम दोबारा से मेरे सामने आओ, लेकिन देखो यूनिवर्सिटी में तुम फिर मुंह उठाकर मेरे सामने आ गई। मैंने बहुत वेट किया कि जब मैं तुम्हें ये सारी बातें अपने मुंह से बताऊंगा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, लेकिन अगर सच कहूँ तो तुम्हारी आंखें बहुत साफ और बहुत जिद्दी हैं। ये जो तुम्हारी कभी हार ना मानने वाली बात है इससे मुझे बहुत सख्त नफरत है। तभी वो कहने लगी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी तड़प तड़प कर मर जाएं। तुम इंसान नहीं शैतान हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई मसला है क्योंकि नॉर्मल इंसान तो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं किया करता। इसके जवाब में जू कहने लगा कि तुम्हारी अकड़ है कि खत्म होने में नहीं आ रही, लेकिन याद रखो कि मेरा नाम भी जू है। मुझे हर इंसान की दुखती रग बहुत अच्छे से मालूम होती है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी वहाँ पर योंग की मॉम को लाया जाता है।
अपनी मॉम को देखने के बाद योंग तो जैसे तड़प ही उठी थी। तभी जू कहने लगा कि वैसे ये बुढ़िया बहुत बड़ा नाटक है। जिस की को ढूंढने के लिए मैंने बीजिंग का एक एक कोना छान मारा, वो की ये अपने गले में लेकर फिरती रही और ऊपर से कितने अच्छे से ये पागल होने का नाटक कर रही थी। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी कि मैं तुम्हारे धोखे में आ गया। योंग से पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी रियल आइडेंटिटी श्वान को पता चलेगी तो वो तुम्हारे साथ क्या कुछ करने वाला है? वो मुड़कर तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। जिस पर योंग कहने लगी, मैंने श्वान से ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया जो जानने के बाद वो मुझे छोड़ने के बारे में सोचने लगे। में वहाँ पर श्वान आ जाता है, जिसको देखते ही जू कहने लगा कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अच्छा ही हुआ कि तुम टाइम पर आ गए। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताने वाला था। एक्चुअली हमारे पास करने के लिए एक लंबी कॉन्वर्सेशन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये लड़की जिसके लिए तुम अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हो, ये असल में कौन है? योंग इस वक्त गन पॉइंट पर मौजूद थी। तभी जू बताने लगा कि इसका ताल्लुक उसी फैमिली से है जिसको तुम हमेशा से ढूंढना चाहते थे। क्या तुम इसके अंकल को जानते हो जो कि अब्रॉड जा चुका है? क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका ताल्लुक इतनी गरीब फैमिली से था, लेकिन इसके अंकल ने कंपनीज की एक चेन खड़ी कर रखी है। उसके पास इतना पैसे कहाँ से आया? एक्चुअली उसे ये सारा पैसा मैंने दिया था। क्या तुम जानना चाहते हो कि ये पैसा मैंने उसे क्यों दिया था? तो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि उसने तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया था, वो भी मेरे कहने पर। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें पता ही होगा कि ये लड़की कौन है, इसीलिए तुमने इतनी बड़ी अमाउंट देकर इसे ऑक्शन से बचाया और दोबारा से इसको अपनी एजेंसी में हायर करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें मौका ना मिला। ये सुनते ही योंग कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे अंकल कभी भी कातिल नहीं हो सकते। तभी श्वान कहने लगा कि इस सब में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सुनकर मुझे हैरत हुई हो। योंग पूछने लगी कि क्या इसकी कही हुई बातें सच है, जिस पर श्वान बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें इस सब के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैं बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और साथ ही श्वान जू से कहता है कि अगर तुम इतने ही बड़े मर्द हो तो इसको छोड़कर मुझसे मुकाबला करो, इन दोनों को जाने दो और उसके बाद तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। जू से कहने लगा कि ठीक है, अपने हाथ ऊपर उठाओ और मेरी तरफ आना शुरू कर दो, तभी मैं इस लड़की को जाने दूंगा। योंग श्वान के पास से गुजर रही थी। तभी श्वान उसको कुछ विस्पर करता है, लेकिन जू कहने लगा कि जल्दी से यहाँ पर आओ, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जू श्वान को घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है। तभी श्वान कहने लगा कि योंग को यहाँ से जाने दो, जिस पर जू कहने लगा कि नहीं, अभी उसने एक बहुत बड़ा इम्तिहान पास करना है। तुम नहीं चाहते कि उसकी मॉम को भी यहाँ से जाने दिया जाए? तभी वो अपनी गन योंग को देते हुए कहने लगा कि तुम्हें श्वान और अपनी मॉम में से किसी एक को शूट करना होगा, लेकिन अगर तुमने दोनों को शूट ना किया तो मैं तुम तीनों को शूट कर दूंगा। श्वान कहने लगा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? जिस पर जू कहने लगा, मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों की मोहब्बत कितनी सच्ची है। योंग कहने लगी कि जू, तुम एक बहुत ही शातिर इंसान हो, पता नहीं तुम्हें पहचानने में मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा। इस पर जू कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम में जाना चाहता हूँ, जल्दी से इन दोनों में से किसी एक को शूट करो, वरना मैं इन दोनों को शूट कर दूंगा और तुम्हें भी जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। श्वान योंग से कहने लगा कि मुझे शूट कर दो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे से जानती हूँ, प्लीज मुझे शूट करके ये बात खत्म कर दो। तभी योंग श्वान को शूट कर देती है, लेकिन शूट करने के बाद वो खुद भी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि दूसरी तरफ जू उन डॉक्यूमेंट्स को जला चुका था जो श्वान ने उसे दिए थे। ये वही डॉक्यूमेंट्स थे जो श्वान के लिए उसके पेरेंट्स ने सेफ में रखवाए थे। लेकिन अचानक से जू को भी गोली लगती है, जबकि इतना सब कुछ होने के बाद योंग अचानक से बेहोश हो चुकी थी। अभी आगे बढ़ती है तो हम योंग को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था। तभी उसके पास बैठी मॉम उसे कहने लगी कि देखो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, जिस पर योंग मॉम से श्वान के बारे में पूछने लगी। लेकिन उसी रूम के दूसरे बेड में मौजूद श्वान को देखकर उसे तसल्ली होने लगी। तभी वो अपनी मॉम से पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मॉम कहने लगी कि एक्चुअली तुम्हारे डैड जू के एजेंट थे, लेकिन जू के कारनामों पर उनकी बहुत अच्छे से नजर थी और ये सब उनके लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं था कि उनके सामने इतने बड़े बड़े इलीगल काम हो रहे हों। अभी उन्होंने जू को एक्सपोज करने के बारे में सोचा और वो जू के पीछे लगे। उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस भी कलेक्ट कर लिए थे, क्योंकि वो जू के कारनामों को पूरी दुनिया के सामने लाकर बताना चाहते थे कि चाइना के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से काले धंधों में मुलव्विस हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मिस्टर जू के कारनामों पर नजर रखने और उनके खिलाफ एविडेंसेस जमा करने में गुजार दी और वो इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन मेरी और तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा हेजिटेट भी कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो सबसे पहले हम दोनों की जान को खतरा होगा। तभी उन्होंने एक सेफ बनाया और उसकी की उन्होंने मुझे दे दी, जिसको संभालना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। लेकिन वो जू को एक्सपोज करते इससे पहले ही जू को पता चल गया कि तुम्हारे डैड क्या करना चाहते हैं। तभी उन्होंने रेड का नाम लेकर तुम्हारे डैड के ऑफिस को तहस नहस कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे डैड को बिल्डिंग से नीचे गिराकर जान से मार दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि इसके बाद उनका अगला टारगेट मैं और तुम होंगे। मुझे कुछ और समझ नहीं आया, इसलिए मैंने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। वो की जो तुम्हारे डैड मेरे और तुम्हारे लिए छोड़ कर गए थे, उनको संभालना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने उसे ऐसा नेकलेस गले में पहनना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई।
तभी योंग रोते हुए कहने लगी, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दें। आपकी बेटी होने के बावजूद भी मैं ना जान पाई कि आप इस वक्त क्या गुजर रही है। मुझे तो इतना भी पता नहीं था कि आपका दिमाग सच में खराब है या नहीं। इसके जवाब में मॉम कहने लगी कि इसमें तुम्हारी बिल्कुल कोई गलती नहीं है। मैंने खुद ही तुमसे ये सब छुपाया था और फिर तुम्हारी एज ही क्या थी कि तुम इन सारे रिडल्स को सॉल्व करना शुरू कर देती। योंग को दोबारा से याद आता है कि किस तरह उसने श्वान को शूट किया था, तो वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहती है कि हर मुश्किल वक्त में श्वान ने मुझे बचाया और देखे मैंने उसके साथ क्या कर दिया। मुझे उसको शूट नहीं करना चाहिए था। आज जू मुझे ये ऑप्शन दे देता कि मैं खुद को भी शूट कर सकती हूँ, तो मैं कभी भी श्वान को शूट ना करती बल्कि अपनी जान ले लेती। तभी श्वान कहने लगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। श्वान को होश में आता देखकर योंग की मॉम जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। जबकि योंग श्वान के पास आकर कहने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें शूट नहीं करना चाहती थी और ना ही मुझे ऐसा करना चाहिए था। जिस पर श्वान कहने लगा कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अक्लमंद इंसान वही होता है जो सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन ले, और उस सिचुएशन के मुताबिक तुमने सबसे अच्छा डिसीजन लिया था। मुझे तुम पर प्राउड है। तुम एक बच्ची नहीं रही बल्कि तुम मेरी कॉमरेड हो जो मेरे काम में मेरा साथ दे सकती है। योंग उससे पूछने लगी कि उस दिन क्या हुआ था, जिस पर श्वान बताता है कि जब मुझे जू की कॉल आई तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तभी मैं पुलिस को कॉल करके उसके पास आने लगा, लेकिन मैं जू तक पहुंचा इससे पहले ही नीचे मेरा सामना बहुत सारे फाइटर्स और स्नाइपर से हुआ जिन्हें जू ने मुझे मारने के लिए रखा हुआ था। उन सबसे मुकाबला करते हुए मैं बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन पुलिस की हेल्प से मैं उन सबको फेस करने में कामयाब रहा। तभी मैं पुलिस को छोड़कर ऊपर आ गया ताकि मैं जू से तुम दोनों को बचा सकूं, और बाद में वहाँ पर पुलिस आ गई। योंग श्वान से एविडेंस के बारे में पूछते हुए कहने लगी कि वो जू ने मेरे सामने जला दिया था। जिस पर श्वान कहने लगा कि वो एविडेंस नहीं था, वो सिर्फ कॉपी थी। वो इतना एरोगेंट है कि उसने खोलकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा, या फिर शायद वो इतना डरा हुआ था कि उसको खोलने का मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी भी सेफ में मौजूद हैं। श्वान बताने लगा कि एक्चुअली मिसेस वान ने मुझसे ये प्रॉमिस लिया था कि वो मुझे ये विला दे दे और इसके बदले में उनको और उनके बेटे को अब्रॉड भिजवा दूं। ये मेरी बेवकूफी थी कि मैं समझ ही ना पाया कि इस सबके पीछे कितनी लंबी कहानी है, लेकिन मेरी बहुत कोशिश के बावजूद भी मिसेस वान मुझे कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं थी। इसलिए मैं उनकी बहुत सारी गुत्थियों को सुलझा नहीं पाया। ना मुझे पूरा यकीन है कि मिसेस वान इस एक्सीडेंट के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। तभी योंग रोते हुए कहने लगी कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। अगर मेरा निशाना मिस हो जाता तो क्या होता। जिस पर श्वान कहने लगा कि मैं जानता था कि तुम्हारा निशाना बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर मुझे प्रोटेक्ट करोगी और कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगी। लेकिन योंग कहने लगी कि प्लीज आइंदा कभी भी अपनी जिंदगी को इस तरह से खतरे में मत डालना। जिस पर श्वान कहता है कि उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो भी है देखो हमारा प्लान कामयाब रहा। मैं सही सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। वहाँ पर योंग की मॉम डॉक्टर के साथ पहुँच चुकी थी, लेकिन श्वान और योंग को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगी। मूवी के लास्ट सीन में हम योंग को देखते हैं जो अपनी बर्थडे के लिए तैयार हो रही थी। श्वान उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर योंग कहने लगी मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। तभी वो दोनों नीचे आ गए, जहाँ पर शेन, योंग की मॉम और सेक्रेटरी पहले से ही उनका वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से लाइट बंद हो जाती है और वो सब वहाँ से चले गए। इस सब में योंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो उन सबको पुकारने लगी, लेकिन दोबारा से लाइट आ जाती है, तो वो देखती है कि श्वान उसके सामने मौजूद है, जिसके हाथ में एक गिफ्ट भी था। योंग की मॉम उसे सोफे पर बैठने के लिए कहती है। तभी बाकी लोग भी केक लाते हुए उसे बर्थडे विश करने लगे। तभी श्वान योंग को अपने पास बुलाता है और उसे अपना लाया हुआ गिफ्ट दिखाने लगा। श्वान अपने पेरेंट्स का दिया हुआ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नेकलेस योंग को दिखाते हुए कहने लगा कि तुम और ये नेकलेस मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात है कि तुम दोनों मुझे एक ही दिन मिले थे। अगर मेरे पास इससे ज्यादा कीमती कुछ होता तो मैं वो भी तुम्हारे कदमों में लाकर रख देता। प्लीज मेरा ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो और अपनी बाकी की सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारने के लिए हाँ कह दो, क्योंकि अब मैं एक भी लम्हा तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं गुजार सकता। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी। जिस पर योंग कहने लगी कि हाँ, मैं अपनी सारी जिंदगी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ गुजारने के लिए रेडी हूँ। और इसके साथ ही श्वान योंग को किस करने लगा, और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपनी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।